चलिए, आज हम चलते हैं उस दौर में जब भारत ने अपने पहले राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन को जन्म दिया। ये वो कहानी है जो पहले विश्व युद्ध की तबाही के बाद शुरू हुई और जिसने हमेशा के लिए भारत की किस्मत बदल दी। ये जो तस्वीर है ना, ये सिर्फ एक भीड़ नहीं है, ये एक आइडिया है, एक सोच है जो सड़कों पर उतर आई थी। 1919 में हिंदुस्तान की गलियां ऐसे ही लोगों से भरी हुई थीं जो एक बेहतर कल की मांग कर रहे थे। लेकिन यहां तक पहुंचने की जो कहानी है वो बहुत तकलीफों से गुजरी। एक तरफ पूरी दुनिया पहले विश्व युद्ध के खत्म होने का जश्न मना रही थी, लेकिन हिंदुस्तान में एक बिल्कुल अलग ही सच्चाई सामने आ रही थी। लड़ाई ने देश को अंदर से खोखला कर दिया था। तो आखिर हुआ क्या था कि लोगों की उम्मीदें टूटने लगी थीं? असल में युद्ध के बाद के इसी संकट ने गुस्से और असंतोष के वो बीज बो दिए जिनसे आगे चलकर एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा होना था। सोचिए, आम आदमी पर हर तरफ से मार पड़ रही थी। जंग के नाम पर डिफेंस का खर्चा बढ़ा तो सरकार ने सारा बोझ आम लोगों पर डाल दिया, टैक्स बढ़ा दिए। महंगाई का आलम यह था कि चीजों के दाम लगभग दोगुने हो गए थे। ऊपर से गांवों से नौजवानों को जबरदस्ती फौज में भर्ती किया जा रहा था, जिससे लोगों में बहुत गुस्सा था। और जैसे इतना काफी नहीं था, फसलें भी चौपट हो गई। और फिर इन सब के ऊपर 1918 से 1921 के बीच अकाल और फ्लू की महामारी ने ऐसा कहर बरपाया कि 1921 की जनगणना के हिसाब से करीब 120 से 130 लाख लोग मारे गए। ये एक भयानक त्रासदी थी जिसने लोगों को पूरी तरह से तोड़ दिया था। अब वो किसी भी कीमत पर बदलाव चाहते थे। इसी मायूसी के माहौल में एक नए लीडर सामने आए जिनके पास लड़ने का एक बिल्कुल नया, एक क्रांतिकारी तरीका था। महात्मा गांधी, जो जनवरी 1915 में भारत लौटे थे, उन्होंने एक नया आइडिया पेश किया, सत्याग्रह। और दिलचस्प बात यह है कि गांधी जी ने ये तरीका भारत में नहीं बल्कि साउथ अफ्रीका में आजमाया और सफल बनाया था। वहां उन्होंने नस्लभेदी सरकार के खिलाफ इसी अहिंसक रास्ते पर चलकर अपनी लड़ाई जीती थी। ये तस्वीर उसी संघर्ष की एक यादगार झलक है। तो आखिर ये सत्याग्रह था क्या? देखिए, ये सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं था, इसके पीछे एक पूरी फिलॉसफी थी। इसका मूल विचार ये था कि अगर आपका मकसद सच्चा है और आपकी लड़ाई अन्याय के खिलाफ है, तो आपको हथियार उठाने की जरूरत नहीं है। आपको जुल्म करने वाले के ज़मीर को जगाना है, उसे सच का आईना दिखाना है। खुद गांधी जी के शब्दों में अगर समझें तो ये कोई कमजोरों का हथियार नहीं था, ये एक एक्टिव नैतिक ताकत थी। इसका मकसद दुश्मन को खत्म करना नहीं बल्कि उसका दिल बदलना था। ये था शुद्ध आत्मबल जो सच्चाई की ताकत से पैदा होता है। तो अब देखते हैं कि इस नए तरीके का, इस नई सोच का देश के लेवल पर पहला बड़ा टेस्ट कैसे हुआ और कैसे एक विरोध प्रदर्शन एक ऐसी भयानक त्रासदी में बदल गया जिसने पूरे देश की आत्मा को झंझोड़ कर रख दिया। कहानी शुरू हुई 1919 में, जब ब्रिटिश सरकार ने जल्दबाजी में रॉलेट एक्ट नाम का एक काला कानून पास कर दिया। इस कानून ने सरकार को इतनी ताकत दे दी कि वो किसी भी भारतीय को बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल में बंद कर सकती थी। इसके खिलाफ गांधी जी ने 6 अप्रैल को देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया, लेकिन अमृतसर में हालात बहुत तेजी से बिगड़ने वाले थे। ये तस्वीरें उस वक्त के तनाव को साफ दिखाती हैं। एक तरफ लोग शांति से अपनी आवाज उठा रहे थे और दूसरी तरफ सरकार ने जवाब देने के लिए सेना को तैनात कर दिया था। अमृतसर शहर को एक तरह से सेना के हवाले कर दिया गया और मार्शल लॉ लगा दिया गया। 13 अप्रैल बैसाखी का दिन था। आसपास के गांवों से बहुत से लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में लगे मेले में शामिल होने आए थे। कई लोग सरकार के नए कानूनों का शांति से विरोध करने के लिए भी वहां जमा हुए थे। तभी जनरल डायर अपनी टुकड़ी के साथ वहां पहुंचा, बाग से बाहर निकलने का इकलौता रास्ता बंद करवाया और बिना किसी चेतावनी के उन निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी। सैकड़ों लोग मारे गए। जैसे ही जलियांवाला बाग नरसंहार की खबर फैली, पूरे उत्तर भारत में जैसे आग लग गई। इस घटना के बाद गांधी जी को एहसास हुआ कि अब एक और भी बड़े और भी संगठित आंदोलन की जरूरत है। एक ऐसा आंदोलन जो ब्रिटिश राज की जड़ों को हिला कर रख दे। असहयोग आंदोलन के पीछे का आइडिया बहुत सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल था। गांधी जी का मानना था, जैसा उन्होंने अपनी किताब हिंद स्वराज में लिखा भी है, कि भारत में अंग्रेजों का राज सिर्फ इसलिए चल रहा है क्योंकि भारतीय उनके साथ सहयोग कर रहे हैं।
अगर भारत के लोग ये सहयोग वापस ले लें तो ब्रिटिश राज 1 साल के अंदर ढह जाएगा। और ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक पूरी स्ट्रैटेजी थी जिसे स्टेप बाय स्टेप लागू करना था। शुरुआत होनी थी सरकारी उपाधियां लौटाने से, फिर सरकारी नौकरियों, स्कूलों, अदालतों का बहिष्कार करना था, और आखिर में अगर सरकार जबरदस्ती करती है तो एक फुल फ्लेज्ड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू करना था। जैसे ही यह आंदोलन शुरू हुआ, इसका असर पूरे देश में दिखने लगा। विदेशी सामानों का बहिष्कार होने लगा, दुकानों के सामने धरने दिए जाने लगे और विदेशी कपड़ों की होली जलाई जाने लगी। ये तस्वीर उसी दौर की है जब विदेशी कपड़े को गुलामी का प्रतीक माना जाने लगा था। और ये बहिष्कार सिर्फ सांकेतिक नहीं था, इसका असर तो सीधा सीधा इकोनॉमी पर पड़ा। आंकड़े देखे, सिर्फ 1 साल के अंदर 1921 और 1922 के बीच विदेशी कपड़े का इंपोर्ट लगभग आधा हो गया। 102 करोड़ रुपए से घटकर सिर्फ 57 करोड़ रुपए रह गया। आंदोलन का नारा एक था, स्वराज। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझने की है। स्वराज शब्द का मतलब हर किसी के लिए एक जैसा नहीं था। हर कोई अपनी अपनी उम्मीदों के साथ इस आंदोलन से जुड़ा था। शहरों में मिडिल क्लास के लिए स्वराज का मतलब था सरकारी नौकरी और स्कूल कॉलेज का बहिष्कार। लेकिन जब हम गांव की तरफ देखते हैं, जैसे अवध में, तो वहां किसानों के लिए स्वराज के मायने बिल्कुल अलग थे। उनकी लड़ाई जालिम जमींदारों और बहुत ज्यादा लगान के खिलाफ थी। उनके लिए स्वराज का मतलब था इस शोषण से आज़ादी। किसानों की एक बहुत बड़ी मांग थी बेगार को खत्म करना। ये वो प्रथा थी जिसमें जमींदार गांव वालों से बिना कोई पैसा दिए जबरदस्ती अपने खेतों में या अपने यहाँ काम करवाते थे। ये सीधे सीधे उनके आत्मसम्मान और उनकी जिंदगी से जुड़ा शोषण था। इसी वजह से गांव देहात में ये आंदोलन कई बार कांग्रेस लीडरशिप की अहिंसक सोच से अलग हो गया। कई जगहों पर किसानों ने जमींदारों के घरों पर हमले किए, बाजारों को लूट लिया, और वो महात्मा गांधी का नाम लेकर अपनी हर कार्रवाई को सही ठहरा रहे थे, भले ही वो उनके बताए रास्ते के खिलाफ ही क्यों न हो। तो हम देखते हैं कि एक देश जाग रहा था, लोग स्वराज के लिए लड़ रहे थे, लेकिन हर तबका का अपना स्वराज था, अपने सपने थे। अब सवाल ये था कि क्या ये सारी अलग अलग धाराएं, ये सारे अलग अलग सपने कभी मिलकर एक राष्ट्र का सपना बन सकते थे? ये एक ऐसा सवाल है जो उस समय भी बहुत बड़ा था और शायद आज भी सोचने पर मजबूर करता है।